सुप्रभात बच्चों। मैं अपनी ध्वनि प्रस्तुति के साथ आज फिर आप लोगों के साथ हूँ और हम लोग जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पाठ 3 पढ़ रहे हैं बस की यात्रा। और आज हम लोग प्रश्न चर्चा करेंगे। और मुझे आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम लोग पिछले 4 क्लास में 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, बस की यात्रा। और बस की यात्रा मैं समझा भी चुकी हूँ, शब्दार्थ भी करवा दी हूँ, जो मुख्य बिंदु है वो भी लिख करके बता दी हूँ आप लोगों को। और आज हम लोग प्रश्न चर्चा करेंगे और आशा है कि आप लोग भी अपना अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे, है ना। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं हुई होगी और स्कूल भी आपको पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसका आप लोग पूरा फ़ायदा उठाएंगे, है ना बच्चों। तो आज हम लोग प्रश्न चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं पाठ के बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं। ये सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग करती है ना। यह निबंध एक हास्यपद निबंध है। लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर परिवहन साधनों पर ताना कसा है ताकि वे जागरूक हो जाएं, है ना। लेखक इस पाठ के माध्यम से संदेश भी देते हैं। पाठ से यह संदेश हम लोगों को मिल रहा है कि समय के अनुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक है। जैसा कि पाठ में हम सब देख रहे हैं कि बस जो है वो बिल्कुल चलने की हालत में नहीं है, जर्जर स्थिति में है। बस की अवस्था बिल्कुल ख़राब है, लेकिन बस के हिस्सेदारों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और उनका कर्तव्य ये बनता था कि उस बस को ज़बरदस्ती चलाने के बजाय नई बस ले लेते, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है और बस उसी अवस्था में चल रही है। तो पाठ में जो बस की यात्रा है, लेखक बता रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों का क्या, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस टॉकिन है। मतलब बस जो है वो डरावनी है, कहीं भी धोखा दे सकती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक ये सोचते हैं कि बस बहुत पुरानी है, इसलिए इस पे लोग सवार नहीं होना चाहते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। मैंने पूछा, क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है, चलेगी। फिर हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है। तब हिस्सेदार ने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में बिठाकर ले चलेगी। फिर क्या था, हम सब बैठ के जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, बस एक निमित्त चाहिए जाने के लिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन जब स्टार्ट होता है तो कैसी आवाज़ होती है ना। तो ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हम सबको बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए।
इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। अरे वाह, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। इसे पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, तो कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई थी, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। अब क्या हुआ? मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली में डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं ये सोच रहा था कि थोड़ी ही देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़, जिन पर बैठे पक्षी, बहुत ही सुंदर दृश्य था। लेकिन मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। सभी हल्ला करने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? भाई ये बस है कि खटारा है, बैलगाड़ी है, चल क्यों नहीं रही है ना? पूरा हल्ला होने लगा। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो और हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चल पड़ी। चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति अब जाने लगी। चांदनी में रास्ते पर बस रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटो, अभी तो अपनी वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिश करके बैठ गया। बहुत जोर से हिलकर थर्राकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में जा गिर जाती। सभी हल्ला मचाने लगे, शोर मचाने लगे कि ये बस जो है वो लगता है कि आज समय पर नहीं पहुंचाएगी और हम लोगों को इस जंगल में ही रहना पड़ेगा। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह देखो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी अब इसी बस में गुजरेगी। इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर
अब हमारी कोई मंजिल नहीं है, हमारी बेताबी तनाव सब खत्म हो गए। हम सब बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ के चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया, सब आपस में बातें करने लगे, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों, कहाँ उतरेंगे, है ना। और सब आराम से बैठ गए। लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ये प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई थी? क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे थे। जब प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव तो उमड़ता ही है ना। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं था कि वह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए इसका कुछ पता नहीं था। उनके अनुसार यह बस डाकिन थी और डरावनी थी, है ना। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को बस की स्थिति देखकर लगा था कि बस नहीं चलेगी, उसको धक्का देनी पड़ेगी। परंतु जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। एक तो खस्ता हालत बस, ऊपर से अपने आप। इस कारण लेखक को हैरानी हुई। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? लेखक को पेड़ों से डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ के जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करते थे कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन नजर आ रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नोट्स मैंने दिया है, आप लोगों को भेजा है मैंने स्नैप होमवर्क पर भी, और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है आप लोगों को। आपकी किताब में प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिलाने के लिए 1930 ईस्वी में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे। और इसके बाद जो बच्चों जाएगा आपके पास, वो टेस्ट पेपर जाएगा, ठीक है। आप और एक असेसमेंट जाएगा, टेस्ट पेपर जाएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ करके उसका उत्तर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।